नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया लीगल में। मैं हूँ राजश्री आपके साथ और आज के इस विशेष इंडिया लीगल में एक बेहद खास विषय तो नहीं कहूँगी, दिन और घड़ी के साथ आपके सामने मौजूद हूँ। न्यायपालिका को नए प्रधान न्यायाधीश के रूप में एक बेहद ही प्रगतिशील जज जस्टिस DY चंद्रचूड़ मिल रहे हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ की पहचान एक मुखर और प्रखर जज के रूप में होती रही है। वे संवैधानिक अधिकारों की रक्षा, LGBTQI समुदाय के अधिकारों और अभिव्यक्ति की आज़ादी से जुड़े अपने फैसलों के लिए बेहद चर्चित रहे हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ लैंगिक समानता के पैरवीकार रहे हैं। उन्होंने महिलाओं के लिए कई प्रगतिशील निर्णय दिए। इस कड़ी में महिलाओं का सेना में भर्ती और गर्भपात का हक उनके हालिया फैसले रहे हैं। उन्होंने संविधान की व्याख्या, अनुपातिकता के सिद्धांत और संवैधानिक नैतिकता में भी अहम कार्य किया है। जस्टिस चंद्रचूड़ पिछले सालों में कई अहम फैसलों को लेकर सुर्खियों में रहे हैं। उनकी टिप्पणियों और व्याख्याओं पर यदि ध्यान दें तो ये साफ होता है कि वे न सिर्फ कानूनी गलियारों में बल्कि अखबारों और सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बनती रही हैं। बतौर चीफ जस्टिस जस्टिस DY चंद्रचूड़ का कार्यकाल इसलिए भी अहम है क्योंकि संवैधानिक बेंचों की सुनवाई जो जस्टिस ललित ने शुरू की थी, उसमें कई अहम मसलों पर सुनवाई और फैसले जस्टिस चंद्रचूड़ के कार्यकाल में आने वाले हैं। साथ ही में जस्टिस चंद्रचूड़ के कार्यकाल में कॉलेजियम में जजों की संख्या प्रधान न्यायाधीश समेत 5 नहीं बल्कि 6 रखी जाएगी। ये पहली बार होगा जब कॉलेजियम में 5 की जगह 6 जज मौजूद होंगे। मौजूदा कॉलेजियम में जस्टिस चंद्रचूड़ का उत्तराधिकारी कोई नहीं है, जो कि तीसरे जजेज के केस में दिए गए फैसले के तहत जरूरी है। इस वजह से जस्टिस चंद्रचूड़ को उनके बाद CJI बनने वाले जस्टिस संजीव खन्ना को कॉलेजियम में रखना होगा, जिससे कॉलेजियम की संख्या 6 हो जाएगी। यानी बहुत सारे ऐतिहासिक घड़ियां हमें देखने को मिलेंगी जस्टिस DY चंद्रचूड़ के कार्यकाल के दौरान। यदि हम फैसलों की बात करें तो जस्टिस चंद्रचूड़ ने असहमति को लोकतंत्र का सुरक्षा वाल्व कहा है। जस्टिस चंद्रचूड़ अपने मुखर व्यक्तित्व के लिए जाने जाते हैं। वैसे जस्टिस चंद्रचूड़ ने असहमति बेंच पर भी दिखाई है। वे बेंच के बहुसंख्यक फैसलों से अलग दिए गए अपने फैसलों के लिए जाने जाते हैं। निष्पक्षता और पारदर्शिता को न्यायिक प्रणाली के लिए अहम मानने वाले वे अपने पिता भूतपूर्व चीफ जस्टिस YV चंद्रचूड़ के व्यभिचार और निजता पर दिए फैसलों को पलट चुके हैं। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि जस्टिस चंद्रचूड़ पर सबसे ज्यादा दबाव भी है एक तरह से न्यायपालिका के वकार को उसी ऊंचाई पर रखने का, और सबसे ज्यादा अभी हाल फिलहाल में जिस CJI से उम्मीद की जा सकती है वो नाम जस्टिस चंद्रचूड़ का ही है। अगर हम कुल बात करें जस्टिस चंद्रचूड़ की चुनौतियों की, तो एक के बाद एक जस्टिस चंद्रचूड़ के सामने कई चुनौतियां भी होंगी। विशेषकर जो पेंडेंसी का मामला है उस पर भी जस्टिस चंद्रचूड़ की क्या कार्रवाई होती है वो हमें देखना होगा। आधार मसले पर मुख्य फैसले से उनकी असहमति को ऐतिहासिक माना गया था। इस फैसले में निजता को मौलिक अधिकार बताकर न केवल उन्होंने अपने पिता के फैसले को पलटा था, बल्कि सरकार को सार्वभौमिक शक्तियों के का जो एक दायरा है वो भी समझाया था। वहीं हाल ही में अदालती कार्रवाई के बारे में जानने को नागरिकों का अधिकार बताते हुए अदालत की कार्रवाई का सीधा प्रसारण शुरू हुआ और इसकी जिम्मेदारी भी जस्टिस चंद्रचूड़ पर है। ई-कोर्ट समिति के सदस्य होने के नाते महामारी के दौरान वर्चुअल अदालत की सुनवाई में सफलतापूर्वक जिस तरह से उन्होंने ये पूरी सुनवाई करवाई, उनकी निगरानी में हुई, उनका योगदान बेहद महत्वपूर्ण रहा। भीमा कोरेगांव मामले में गिरफ्तार कार्यकर्ताओं के अधिकारों को बरकरार रखने के लिए उनका एकमात्र असहमतिपूर्ण राय थी और उन्होंने न्यायपालिका को याद दिलाया कि अनुमानों की वेदी पर असहमति की बलि नहीं दी जा सकती। असहमति प्रजातंत्र की मजबूती के लिए कितना जरूरी है, ये अगर हाल फिलहाल में किसी ने बताया है, किसी जज ने बताया है, तो उसका नाम DY चंद्रचूड़ ही है। धारा 377 हादिया केस जैसे तमाम मसले रहे हैं जहां जस्टिस चंद्रचूड़ ने लीक से हटकर राह पकड़ी और ऐतिहासिक फैसले दिए।
सरकार के साथ जस्टिस चंद्रचूड़ का रिश्ता कैसा होगा, ये देखना भी दिलचस्प होगा। क्या वे न्यायपालिका को लक्ष्मण रेखा के अंदर रखेंगे? वे ई कमेटी के भी अध्यक्ष हैं। ऐसे में अदालतों के आधुनिकीकरण और जिस तरह से डिजिटलाइजेशन कराने की उनकी चुनौती है, वो चुनौती कैसे उनके सामने होगी, ये भी देखना होगा। चंद्रचूड़ का कार्यकाल वैसे तो 2 सालों का होगा और वो नवंबर 2024 तक प्रधान न्यायाधीश के पद पर बने रहेंगे। जस्टिस चंद्रचूड़ के पिता जस्टिस वाई चंद्रचूड़ 1978 में देश के 16वें न्यायाधीश बने थे और 7 साल इस पद पर रहे थे। ये किसी प्रधान न्यायाधीश का सबसे लंबा कार्यकाल है। ये पहला मौका होगा जब पहले प्रधान न्यायाधीश रह चुके जज के बेटे भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद की शपथ लेंगे। आज हम जस्टिस चंद्रचूड़ की नई भूमिका पर विस्तार से नजर डालने वाले हैं। उनके अहम फैसलों को आपके सामने रखेंगे। साथ में 2 बेहद विशिष्ट व्यक्तित्वों से जस्टिस चंद्रचूड़ के संदर्भ में जो गहराई से बात हुई है, वो भी आपके सामने होगी। और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के सामने कौन सी चुनौतियां हैं, उनसे कैसी उम्मीदें हैं? वो उम्मीदें केवल आम लोगों को ही नहीं बल्कि बेहद विशिष्ट लोगों को भी हैं और इन तमाम लोगों को इस बात का विश्वास है कि जस्टिस चंद्रचूड़ सभी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। हमारे साथ इस उम्मीदों के साथ मौजूद हैं बेहद ख़ास विभूतियाँ। हमारे साथ जस्टिस एम.एन. वेंकटचलैया मौजूद हैं, हमारे साथ प्रोफेसर उपेंद्र बख्शी मौजूद हैं और हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट प्रदीप राय वरिष्ठ अधिवक्ता मौजूद हैं। और इन सबों से हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जस्टिस चंद्रचूड़ के सामने चुनौतियां क्या हैं, उन चुनौतियों पर वो खरे कैसे उतरेंगे और किस तरह से वो इन चुनौतियों को पार करके जो आज न्यायपालिका का परचम है उससे और ऊपर लहरा सकेंगे। और आगे बढ़ने से पहले आइए हम आपको जस्टिस चंद्रचूड़ के जीवन की कुछ झलकियां दिखाते हैं और उनके करियर ग्राफ पर भी नजर डालते हैं। सेंट स्टीफन से ग्रेजुएट और हार्वर्ड से कानून में डॉक्टरेट की उपाधि लेने वाले जस्टिस चंद्रचूड़ अपने फैसलों से कानून का मानवीय चेहरा दिखाने के लिए जाने जाते हैं। मार्च 2000 में चंद्रचूड़ ने अपने पिता का एक रिकॉर्ड तोड़ा था। तब उन्होंने 40 साल 4 महीने की उम्र में हाईकोर्ट के जज के रूप में शपथ ली। सबसे कम उम्र में हाईकोर्ट का जज बनने का रिकॉर्ड इसके पहले उनके पिता के पास ही था। उनके पिता 22 फरवरी 1978 से 11 जुलाई 1985 तक भारतीय न्यायपालिका के प्रमुख रहे थे। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 7 दशक से अधिक लंबे इतिहास में ये पहला मौका है जब पिता पुत्र दोनों ही इस पद पर आसीन हुए। संवैधानिक अधिकारों की रक्षा, LGBTQI समुदाय के अधिकारों और अभिव्यक्ति की आजादी से जुड़े अपने फैसलों के लिए चर्चित जस्टिस डॉक्टर धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ देश के 50वें प्रधान न्यायाधीश बनेंगे। जस्टिस चंद्रचूड़ का कार्यकाल 2 सालों का होगा। वो नवंबर 2024 तक प्रधान न्यायाधीश के पद पर रहेंगे। आइए एक नजर डालते हैं जस्टिस चंद्रचूड़ के करियर ग्राफ पर। आपने सेंट स्टीफेंस कॉलेज नई दिल्ली से इकोनॉमिक्स में ऑनर्स किया। कैंपस लॉ सेंटर दिल्ली विश्वविद्यालय से आपने LLB की। हार्वर्ड लॉ स्कूल USA से LLM की डिग्री और न्यायिक विज्ञान SJD में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। सर्वोच्च न्यायालय और बॉम्बे उच्च न्यायालय में आपने प्रैक्टिस की। 1998 में भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किए गए। 29 मार्च 2000 को बॉम्बे हाई कोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त किए गए। आप 31 अक्टूबर 2013 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे और 13 मई 2016 को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बने। जस्टिस चंद्रचूड़ के पिता यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ देश के 16वें CJI थे। उनका कार्यकाल करीब 7 साल तक का रहा। पिता के रिटायर होने के 37 साल बाद जस्टिस DY चंद्रचूड़ उसी पद पर आसीन होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट। और जस्टिस DY चंद्रचूड़ के सामने कौन सी चुनौतियां हैं, उनसे कैसी उम्मीदें हैं? वो उम्मीदें केवल आम लोगों को ही नहीं बल्कि बेहद विशिष्ट लोगों को भी हैं और
इन तमाम लोगों को इस बात का विश्वास है कि जस्टिस चंद्रचूड़ सभी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। हमारे साथ इस उम्मीदों के साथ मौजूद हैं बेहद ख़ास विभूतियाँ। हमारे साथ जस्टिस एम.एन. वेंकटचलैया मौजूद हैं, हमारे साथ उपेंद्र बख्शी, प्रोफेसर उपेंद्र बख्शी मौजूद हैं, और हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट प्रदीप राय, वरिष्ठ अधिवक्ता मौजूद हैं। और इन सबों से हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जस्टिस चंद्रचूड़ के सामने चुनौतियाँ क्या हैं, उन चुनौतियों पर वो खरे कैसे उतरेंगे और किस तरह से वो इन चुनौतियों को पार करके जो आज न्यायपालिका का परचम है उससे और ऊपर लहरा सकेंगे। और हमारे साथ आज एक बेहद विशिष्ट शख्सियत जुड़े हैं। हमारे साथ जस्टिस एम.एन. वेंकटचलैया जुड़ रहे हैं। आप 12 फरवरी 1993 से 24 अक्टूबर 1994 तक प्रधान न्यायाधीश के पद पर रहे। 1996 से 1999 तक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में भी उन्होंने कार्य किया है। जस्टिस वेंकटचलैया अपने सुलझे हुए न्यायिक विचारों के लिए जाने जाते हैं और ये कहा जाता है कि न्याय की दुनिया के में आज वो भीष्म पितामह की तरह पूजे जाते हैं। आइए जस्टिस चंद्रचूड़ के बारे में उनसे हम बात करते हैं और उनकी उम्मीदों पर एक नज़र डालते हैं। जस्टिस बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर, जस्टिस चंद्रचूड़ इज द न्यू CJI. He is to stay in office for about 2 years. How do you see this appointment? It's a great appointment. Justice Chandrachud is a scholar, a jurist, gentleman, and a judge with great experience. Once somebody in England asked the Lord Chancellor what it takes to be the Lord Chancellor. With the typical British humor, the Lord Chancellor said, first and foremost, he must be a gentleman. It doesn't matter if he knows a little law also. But Chandrachud is both a gentleman and knows all the law. It's a very welcome appointment. हमारे साथ उपेंद्र बख्शी भी जुड़े हुए हैं। उपेंद्र बख्शी साहब एक बेहद मशहूर जूरिस्ट हैं, न्यायविद हैं। आप यूनिवर्सिटी ऑफ वॉर्विक यूनाइटेड किंगडम में विधि के प्रोफेसर रह चुके हैं। 1990 से 1994 तक आप दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर भी रहे हैं। आप पद्मश्री से सम्मानित हैं। कानून के दर्शन और कानून की कार्यवाही की समझ में प्रोफेसर बख्शी का कोई सानी नहीं है और उनके विचार भी हम जानेंगे। प्रोफेसर बख्शी, जस्टिस वेंकटचलैया की उम्मीदों पे हमने बात की है और आपसे जरूर जानना चाहेंगे सर, what is your thoughts on appointment of Justice Chandrachud as the Chief Justice of India? Well, I'm very glad that Justice Chandrachud is going to move from the status of Chief Justice designate to Chief Justice of India. And he fully and richly deserves it. It, as you know, is a constitutional convention to nominate. The nomination takes place from the outgoing Chief Justice to the Government of India. And in this case, the Law Minister himself had taken the initiative to announce appointment as designated Chief Justice, which the President of India does. So, customs and conventions of the Constitution have been observed, and it is very good news indeed that has been done accordingly. According to the Constitution. So I think I'm very happy that he is now the new Chief Justice and he fully and richly deserves it, the honor. और हमारे साथ मौजूद हैं प्रदीप राय जी, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। सर, जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़ से न केवल खास लोगों को बल्कि आम लोगों को भी बेहद उम्मीद है। बार किस तरह से देख रहा है जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़ के कार्यकाल को और किस तरह की उम्मीदें आप लोगों को? You see, Justice Chandrachud has been a clean person, an extraordinary academician, an extraordinary judge. So we feel that there is a lot of expectations from him. और ये भी लगता है मुझे कि जब उनके सामने जब ये सारी बातें आएंगी, क्योंकि वो काम कर रहे हैं इसके ऊपर ऑलरेडी, ही इज वर्किंग ऑन सो मेनी प्रोजेक्ट्स, and this is my personal opinion, and also with the conduct and his competence, he is going to do a lot.
and expectations are very high, not only from India but also from abroad, because he is going to settle, he is going to come out with the laws which can be actually be the precedents, not only in India but also in the many other parts of the world. Sir, Sir, Justice Chanchud has inherited a lot of problems. What do you think are Justice Chanchud's major challenges? What are the major challenges in front of Justice Chanchud? He has many inherited challenges. One is the near collapse of the trial system in the country, lots of proverbial delays. Somebody commented some time ago that the legal system is one generation behind the needs of times. The courts are 2 generations behind and the judges are 3. And the point has arrived now that the society is dismayed by the judiciary's inability to manage this system. That is a great challenge. The next challenge is how to respond to the great changes occurring in the world of technology. It was once said that law is a junior branch of economics. Now increasingly it is being felt that economics is becoming the junior branch of technology. How we should look at the impending changes that technology will compel, will impose itself on many of our social and judicial institutions, and how we should be careful that twilight doesn't suddenly merge into darkness. प्रोफेसर बख्शी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक लंबे वक्त के बाद सुप्रीम कोर्ट में संवैधानिक बेंचों का गठन हुआ है। इन बेंचों में सुनवाई के लिए अगर हम देखें तो तमाम मुख्य जो केसेस हैं वो आ रहे हैं, चाहे यूएपीए हो, इलेक्टोरल बॉन्ड्स हो, सीए जैसे तमाम अहम मसलों को रखा गया है। इनमें ज्यादातर मामले जस्टिस चंचूड़ के कार्यकाल में आने वाले हैं या सुने जाएंगे, फैसले भी आएंगे। अगर आपके हिसाब से जाना चाहूं तो नए सीजीआई और उनकी टीम इन जो सेंसिटिव पॉलिटिकल इश्यूज हैं उसको कैसे हैंडल कर पाएंगी? हाउ डू यू सी सर? I think I make a distinction between 2 types of adjudicating leadership. One is which I call OAL, organizational adjudicated leadership, and another is hermeneutic adjudicated leadership. I think this distinction is very essential, not because I made it, but I think it helps you understand how courts function. So there is the idea now, and Chief Justice Lalit has done wonderful work in a short time in constituting 5 judge benches, and for the first time the Supreme Court of India is functioning with the full strength of judges, and therefore there is space for making these 5 judge benches. Earlier it's a bit too tight. There are fewer judges and a lot of workload. The lot of workload still remains, and I think ideally the judge strength should be 75 or something that law commission has prescribed. But there's another matter. Just between 30 judges deciding disputes that arise for 2.3 billion people, whatever it is. You can't keep count. So it is certainly a matter of judicial person power planning. So I'm very glad. Now on the question of this particular question you asked, the touch me not, why we think things were touch me nots before? I think touch me nots is a very happy expression, if I may say so. There are a number of important questions that were decided. Ayodhya, Shaheen Bagh, farmers movement. So there is a pressure of current events on the Supreme Court and pressure of past events like demonetization on the court. Everything is challenged. There is no bar to citizen exercising the fundamental right to constitutional remedies. Right? So anybody can go to the court for anything and say it is constitutionally invalid.
And the court itself has expanded jurisdiction. 136, 140, power to do complete justice, 142, special leave petition and social action litigation, and liberalized standing, anybody can go to the court. So the courts have been adopting different organizational adjudicatory leadership patterns over the period. So I think there is the idea of queue, that everything should be spick and span, that people should be orderly. The queue system is not observed in the Supreme Court or in the judiciary as a whole. It is observed for airlines, for bus, for various other purposes, banks, for demonetization, invented the queue for getting your money back. So there are queue systems were invented and practiced. But for judiciary, it has been found very difficult to do so far. So I don't think that, I'm sure that Chief Justice Chandrachud as Chief Justice of India would be equally sensitive to these problems, and the scheduling difficulties that the court is now experiencing will be overcome in a matter of time. जी, और जी एक पेंडेंसी, जिसको ऐसा कहा जाता है कि पेंडेंसी जो है वो एक दीमक की तरह खाए जा रही है हमारे जुडिशियल सिस्टम को, इसमें दोनों की भूमिकाएं बेहद अहम होती हैं, बार की भी और बेंच की भी। क्या आपको लगता है कि नए सीजीआई के इस कार्यकाल में इस दीमक को फैलने से रोकने में आप लोगों को सहयोग मिलेगा, खासकर जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की जो प्रगतिशीलता है, जो तेजी है, उसको देखते हुए क्या आप लोग ज्यादा उम्मीद कर सकते हैं कि पेंडेंसी खत्म होगी? You see, Justice Lalit has streamlined so many things. Justice Lalit has carefully actually made a system of listing, and that is really commendable. So now the disposal of the matters are the lesser, higher than the matters being filed. So that part has been achieved. And if we actually follow the same system in Chandrachud's time, I don't think that there will be pendency. But even the pendency of the matters are so high, that is because so many matters are not being listed. In so many matters, defects has not been cured. So now the Supreme Court has come out with a system. And Justice Chandrachud has also been an experienced judge. He has been judge of the Bombay High Court. He has been Chief Justice of Allahabad High Court. So he have handled two major high courts. And because of his experience there and also experience here and as chairman of NALSA, now he is going to achieve all these things, and we will also be giving him constructive and positive suggestions that how it has to be achieved. तो मुझे लगता है कि हम लोग के सुझाव के बाद, हम लोग के प्रस्ताव के बाद और उनके इतने बृहद अनुभव के बाद ये समस्या इतनी बड़ी लगती नहीं मुझे, क्योंकि बिकॉज ही हैज 2 years. 2 years means he has a lot of opportunity to perform, and he can actually conceive the idea and he can implement it. So that part is already there. That is for his advantage. Justice Venkatachalaya, so Justice Chandrachud's judgments have shown concern for life, liberty, privacy, and other fundamental rights. As CJI, how will his concern go down to high courts and lower courts and make a difference to common man? The most important element in enforcement of law is the willingness of the citizen to obey the law and obey the courts. That element is the most important single factor in creating a culture of an adequate legal system. The declaration of rights will be on paper, implementation will be on the ground, and how to prepare the people to accept the culture of obedience to the values that the judiciary will prescribe in interpreting the fundamental rights under the Constitution is the most important thing. That's why a great American judge commented that the largest single factor in maintaining the spirit of democracy is the willingness of the people to obey the law and obey the courts. And this is the biggest challenge that the new Chief Justice or any Chief Justice for that matter will face from time to time.
जस्टिस चंद्रचूड़ मानवाधिकारों के हिमायती रहे हैं, प्रोफेसर बख्शी हम सभी जानते हैं, और उन्होंने अपने फैसलों में असहमति के अधिकार या डिसेंट का समर्थन किया है। लेकिन हकीकत यह है कि डिसेंट के ज्यादातर मामलों में सरकार विरोधी पार्टी है और यूएपीए, एनएसए जैसे कानूनों का इस्तेमाल गिरफ्तारी के लिए किया जाता है, हम सभी जानते हैं। अगर जस्टिस चंद्रचूड़ अपने स्टैंड की को बरकरार रखते हैं तो कैसे हालात बनते आप देखते हैं? डू यू foresee a more pro-accused verdicts, more liberalized bail regime, and possibly changes in some draconian laws? Well, I do think that the fundamental right to constitutional remedies will find a greater resonance. It already has in the previous Justice, Chief Justice Amarnath, Chief Justice Mishra, Deepak Mishra, all these people have in fact emphasized the citizens' power to question the governments of the day and their decisions, whether arbitrary or not. They have even challenged legislatures. And the Supreme Court is bound by Article 32. It cannot not decide. It may defer, but it has to decide the matters. So, I think Chief Justice Chandrachud is like many, almost all judges, all over the High Courts and the Supreme Court, is a responsible and responsive judge, and has been has experience of leading Allahabad High Court as the Chief Justice, as you know. So there is no reason to think that he will be less responsive and responsible now when he is Chief Justice of India. That's my personal feeling. But I might tell you that I already distinguished in my writing, which nobody reads, but I satisfied I've written something. I've done a big book called Indian Constitution and Politics in 1980s. And there I distinguish between constitutional politics and power politics. They are two different things. One is interested in the outcomes. Other is disinterested in outcome, but interested in principles on which matters are decided. There are different politics involved. Constitutional politics is politics of principles, by which certain words will be interpreted, or the text of the Constitution should be interpreted. It is not a competition for political power, for exchange of power, for consumption of power. So it is a different kind of question here between two kinds of politics. I say Supreme Court does play politics, but it plays politics of interpretation and politics of principle. लिस्टिंग एक बड़ी समस्या रही थी प्रदीप जी, और जिसको कहा जाए एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कहा गया था इसको। बार बार डिमांड सीबीआई की तरफ से भी आप लोगों ने की थी। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के इस लंबे कार्यकाल में इस समस्या को किस तरह से आप हल होते हुए देख रहे हैं? You see, listing was a problem because of the COVID. Prior to the COVID, listing was not the major problem, but now because there is a pendency of 2 years, and not only this, so many other cases which were not listed, which were supposed to be listed and decided. So that is the problem. But now there has been a clear-cut line that has been drawn, on the same line other judges have to follow, and there is a proper system now. The listing has been completely changed, registrars has been transferred, the new system is about to arrive, and not only this, the help of technology is also going to streamline the system of registry. So that part is there, and I feel that Justice Chandrachud, who has been the chairman of E-Committee for a long time, is going to do something which is a doable thing, and I feel that the target can be achieved. Sir, Justice Chandrachud is often compared and contrasted with his father, late Justice Y.V. Chandrachud. How do you see this comparison? How different and similar are the two personalities, personally and professionally? They are similar in their brilliance of mind as judges. Senior Chandrachud was a brilliant judge, and his ferocity of expression
was the enemy of every judge, and the son has inherited that in a great measure, and he is equally familiar with the fundamental principles of law, and both of them we regard as the two pillars, intellectual pillars of the Indian judiciary. And in terms of contrast, I see none. Some of the judgments which the son had the privilege of overturning of his father are mere accidents of history. It is the negligence of history that made some created situations where some judgments committed themselves to the court. That doesn't mean that law is constant. And the ADM Jabalpur case, which the son had the privilege of reviewing, was an aberration of history. Justice Venkat Chillaiah, as we all know, relationship with the government is a crucial factor for any CGI. What factors should Justice Chanchud keep in mind while dealing with the government? One thing that a judge, any judge for that matter, should keep in mind is the shortest distance between 2 points is a straight line. If your thinking is in straight line with what you believe to be true, then no matter what kind of relationship you have with the executive, sometimes executive can be unreasonable. Sometimes the reasonableness of the executive is matched by a corresponding unreasonableness of the court. These are checks and balances under the Constitution, and the only thing is what the constitutional philosophy injuncts, you implement it without fear or favor. This is the constitutional mandate for a judge, and I see no area of conflict in the discharge of judicial functions, because you are obeying the Constitution, you are implementing the Constitution, no matter what the reaction of the executive is. And there is this question itself implies that there are possible areas of conflict. I see none. If a judge follows his conscience and the constitutional mandate, there should be no conflict. जैसा कि जस्टिस वेंकट चिल्लैया भी बता रहे थे, प्रोफेसर बख्शी, जस्टिस चंचूड़ को अगर मुझे एक शब्द में डिफाइन करना हो या एक व्यक्तित्व के रूप में देखना हो, तो शायद मैं ये कहूँ कि एक ऐसा जस्टिस जो सरकार से कड़े सवाल पूछने में माहिर है। कोर्ट रूम में कठिन सवाल अक्सर सरकार को अपने कुछ फैसलों को उलटने के लिए भी उन्होंने मजबूर किया। मसलन वैक्सीन पॉलिसी, इस अप्रोच को जुडिशियल एक्टिविज्म का विकल्प माना जाता है, ऑप्शन माना जाता है। आज जब सरकार न्यायपालिका को लक्ष्मण रेखा के अंदर रहने की नसीहत दे रही है, हाल फिलहाल में हमने न्याय मंत्री किरण रिजिजू को भी सुना है, तो क्या सरकार के साथ न्यायपालिका और टीम चंद्रचूड़ में खटपट कम होने की संभावना है? Will this approach lessen the conflict with government? But the question of asking hard questions is this. It's by asking hard questions you bring out the best in the argument. The judges are searching for help to answer. They don't have answers to all the questions that people raise. They have to find some answers that will work. And in which the 17th century exponent of jurisprudence, Jeremy Bentham, said a law is made by judge and company. What do you mean by company? By lawyers. See, a judge always is in search of lawyer's assistance, the best possible interpretation. And that's why hard questions arise. The more the government, Solicitor General, Attorney General presses, for example, on reversing the entire jurisprudence of the court, the more hard questions are likely. If you are going to say that Keshav Annappa was wrongly decided,
Judges are bound to ask very difficult questions to why it was 30 years, 40 years, 50 years restored, why it is wrongly decided. Or you say constitutional morality should not be a rule of decision, as the previous learned Attorney General said in a public lecture. You will have to find out what is constitutional morality, how it is determined by judges, how it is determined by executive, and this is a difficult question. Therefore, they are going to ask difficult questions. If you are going to say third parties cannot appeal in criminal matters, even by way of public interest litigation or social action litigation, surely judges are bound to ask hard questions. If you are asked to roll back entire social action litigation, which stood for 40 years now, democratization of standing, petitioner in persons appearing, even when my rights are not violated, somebody else's rights are violated, and I as a citizen approach to you, that social action litigation which Pratika Sarkar and I led, we argued. We had no business to argue under the old law. They changed the law. They obviously realized that these are poor people who cannot come to the court, Agra Home case, they're sex workers. We argued on their behalf. So if you're going to roll back all this in the name of separation of powers, or rule of law, and you're arguing before the court is bound to ask hard questions. No hard feelings, hard questions. And out of the hardness of questions will arise some accommodation, some dialogue, some happening, some transaction, some between government of the day and the judges. प्रदीप जी, जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ई कमेटी के भी अध्यक्ष रहे हैं और उन्होंने काफ़ी कुछ नया करने की कोशिश की है, खासकर कोर्ट को आधुनिक करने की, पूरे प्रोसेस को आधुनिक करने की कोशिश की है। वकीलों के लिहाज से देखा जाए तो आप किस तरह से देखते हैं, वकीलों इस आधुनिकीकरण से वकीलों को क्या लाभ होगा और जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ से आप लोगों को इस क्षेत्र में किस तरह की उम्मीदें हैं? देखिए, ऐसा है कि वो एक उनकी कोर्ट है जो फर्स्ट ई कोर्ट उनकी थी. He did not bring the papers and his court was only the court which dealt with the matter without any paper. So first computer court, you can say, that was his only, it was his idea, and he is known for exploring new ideas. So I feel that he has already made some plan and that plan is about to be implemented because so many other persons has been consulted. तो जो उनके सुझाव बाकी लोगों के ले चुके हैं उससे उनको काफ़ी कुछ मदद मिल जाएगी और मुझे लगता है कि वो सारा कुछ अचीव कर सकते हैं जो करना चाहते हैं, क्योंकि टाइम भी है उनके पास. मान लीजिए कई जजेस के पास टाइम ही नहीं है, अगर आप कोई आइडिया लाते भी हैं, कुछ करना चाहते भी हैं, आपके पास टाइम नहीं हो तो कैसे करेंगे? तो मुझे लगता है वो कर सकते हैं. We know that Justice Chandrachud is known for his progressive stand on issues, be it homosexuality or adultery. He has advocated feminist causes and has asked for gender equality as well. What does this mean for a judiciary and common man? What he can do more in this regard? I mean, what is your expectation regarding this? In itself implies a possible dichotomy of views between the society and the judicial thinking. It is not so. This is a process of education of the people in the core values of constitutionalism and freedom of conscience and freedom of faith, freedom of personal conduct where it doesn't conflict with societal interests. These are matters which the society must absorb from time to time, and the judge's explanation can only be some kind of a lamppost or a guideline or a milestone along a path which the society has to tread. It is not for the judges to impose their views on society against the society's own preference. Here these are all educative impulses, stimulus that a court interpreting a constitution can provide to a society
to say what is good for the future of mankind. और हाल ही में कॉलेजियम में दरारें भी नजर आई हैं सर। जजों की नियुक्ति में अंदरूनी वैचारिक असमानता की खबरें लगातार आई हैं। कॉलेजियम की टीम को साथ लेकर चलने में जस्टिस चंद्रचूड़ की चुनौतियां भी कम नहीं होंगी, उनके लिए ज्यादा चैलेंजेस हैं। ये इसलिए भी अहम है क्योंकि सरकार लगातार कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ दिख रही है और इसे बदलने की बात कह रही है। What are the challenges of Justice Chandrachud in this regard, sir, according to you? Disagreement vis-a-vis judges in the executive, and presumably people whom we don't know, the Janta Janardan, the large number, indeterminate mass. Now, I don't think there is any way in the world in which you can make the appointment process transparent. Take UPSC. I take my own experience, Vice Chancellor of Delhi University, for example. I was bound by UGC regulations. I had to call all the qualified people to interview. I had one professorship for which 150 people were eligible. They had all to be invited to interview, and one person was selected out of 150. Rest of 149 people would say it is arbitrary because I was equally qualified. There is no way in which you can avoid discretion in the matter of appointments to high positions, but everybody is equally suitable. Those who are not considered for elevation will always say they are more suitable than those who are considered for elevation. And they can say with justification, even with pride. Somebody has to make the decision, and unfortunately it is collegium. People of India will never know, I believe, firmly believe, we will never know how our judges are appointed. Whether by executive, since Nehruji's time till Judge's case, 40 years, executive, law minister and the president and prime minister appointed judges. We did not know how they are appointed. Today we don't know how they are appointed or transferred. So we will never know. So why are we interested? नजर डालते हैं जस्टिस चंद्रचूड़ के कुछ अहम फैसलों पर। लीक से हटकर प्रगतिशील फैसले देने के लिए प्रसिद्ध जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने एक ऐसे फैसले को पलटा था जो उनके पिता वाई.वी. चंद्रचूड़ ने 28 अप्रैल 1976 को दिया था। 24 अगस्त 2017 को 9 जजों वाली सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार बताया। ऐसा करते हुए जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने इमरजेंसी के दौरान दिए गए सुप्रीम कोर्ट के एडीएम जबलपुर के इस फैसले पर कड़ा प्रहार किया। उस 5 जजों की पीठ में जस्टिस चंद्रचूड़ के पिता जस्टिस वाई.वी. चंद्रचूड़ भी शामिल थे। उनके बेटे जस्टिस चंद्रचूड़ ने उस फैसले को गलत करार दिया। फैसला था कि खास परिस्थितियों में सरकार किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन कर सकती है। निजता के अधिकार पर जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया था। 2017 में न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ केस में जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने अपने पिता के एक अहम फैसले को रद्द कर दिया था। पीठ में सर्वसम्मति से संवैधानिक रूप से संरक्षित अधिकार के रूप में निजता के अधिकार की पुष्टि की थी। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा था कि व्यक्तिगत आजादी और जीवन के अधिकार वाले अनुच्छेद 21 को निलंबित करने का आदेश गलत था। मौलिक अधिकारों को किसी भी हाल में निलंबित नहीं किया जा सकता है। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने 2017 में अपने फैसले में व्यक्ति की निजता को उसके मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी थी। उन्होंने माना कि व्यक्ति का जीवन और व्यक्तिगत आजादी सरकार खारिज नहीं कर सकती। इंदिरा गांधी सरकार ने 25 जून 1975 को इमरजेंसी के दौरान नागरिकों के मौलिक अधिकार स्थगित कर दिए थे। इसी दौरान देश भर में नजरबंदी का दौर भी शुरू हो गया। कुछ गिरफ्तार लोगों ने हाई कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाएं दायर की थीं। इसके जरिए गैर कानूनी ढंग से हिरासत में लिए गए व्यक्ति की रिहाई के लिए कोर्ट से प्रार्थना की जा सकती है। शिवाकांत शुक्ला नाम के अधिवक्ता ने जबलपुर हाई कोर्ट में भी इस अधिकार को स्थगित करने के खिलाफ बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की। 1976 में फैसला देते हुए जबलपुर हाई कोर्ट सहित देश के 9 हाई कोर्ट ने कहा, इमरजेंसी के बावजूद बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाएं दायर करने का अधिकार कायम रहेगा। इसके खिलाफ
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने सभी मामलों की एक साथ सुनवाई करते हुए सरकार के पक्ष में फैसला दिया। 1976 का ये ऐतिहासिक केस एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला मुकदमे के नाम से चर्चित हुआ। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुमत से मौलिक अधिकारों को निलंबित करने के पक्ष में फैसला दे दिया था। उस बेंच के सदस्य थे चीफ जस्टिस एएन रॉय, जस्टिस एचआर खन्ना, एमएच बेग, वाईवी चंद्रचूड़ और पीएन भगवती। जिन मामलों पर गौर करते हुए अगस्त 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी का फैसला दिया, उनमें एडीएम जबलपुर का मामला अहम था। 2017 में सुप्रीम कोर्ट में 9 जजों की फुल बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के 1976 में दिए गए फैसले को बहुमत से खारिज कर दिया। इस बेंच में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ भी शामिल थे। 40 साल पहले इस फैसले के पक्ष में निर्णय देने वाले 4 जजों में से एक खुद जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के पिता वाईवी चंद्रचूड़ थे। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने पिता के फैसले को ही गलत ठहराया। उन्होंने कहा, एडीएम जबलपुर केस में बहुमत के साथ सभी 4 जस्टिस की ओर से दिया गया फैसला गंभीर रूप से दोषपूर्ण है। निजता के अधिकार पर बहस इसलिए शुरू हुई क्योंकि आधार योजना को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं की दलील है कि बायोमेट्रिक डाटा और सूचनाएं एकत्र करने से उनके निजता के अधिकार का हनन होता है। सुप्रीम कोर्ट के 2 पूर्व फैसलों में 8 न्यायाधीशों और 6 न्यायाधीशों की पीठ कह चुकी है कि निजता का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। ऐसे में भारत सरकार और याचिकाकर्ताओं ने निजता के अधिकार का मुद्दा बड़ी पीठ के द्वारा सुने जाने की अपील की थी। इस पर 9 न्यायाधीशों की संविधान पीठ गठित हुई। पीठ के अध्यक्ष प्रधान न्यायाधीश JS खेयर हैं। उनके अलावा पीठ में जस्टिस J चेलमेश्वर, जस्टिस SA बोबडे, जस्टिस RK अग्रवाल, जस्टिस RF नरीमन, जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस SK कौल, जस्टिस AM सप्रे और जस्टिस अब्दुल नजीर शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ वाली बेंच ने अर्णब गोस्वामी केस में एक ऐसा फैसला दिया जो निजी स्वतंत्रता के लिए नजीर बना। मामला आत्महत्या के लिए उकसाने का था। फैसला सुनाते हुए जस्टिस चंद्रचूड़ वाली बेंच ने अर्णब गोस्वामी को अंतरिम जमानत दी थी। जस्टिस चंद्रचूड़ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अगर निजी स्वतंत्रता का हनन हुआ तो ये न्याय पर आघात होगा। ये कोर्ट का दायित्व बनता है कि वो राज्यों को आपराधिक कानूनों का इस्तेमाल नागरिकों को परेशान करने या उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के हनन के लिए न करने दे। हाईकोर्ट और निचली अदालतें ये सुनिश्चित करें कि उनके यहाँ लंबित जमानत अर्जी पर जल्द फैसला हो। आज जब हिरासत आसान और जमानत मुश्किल हो गई है तो नागरिक की आजादी के लिए फैसला बेहद अहम है। सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर 2020 को रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्णब गोस्वामी को बड़ी राहत दी। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस इंदिरा बनर्जी की अवकाश पीठ ने दिन भर चली सुनवाई के बाद अर्णब और इस मामले के 2 अन्य आरोपियों को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। पीठ ने कहा कि राज्य को पता होना चाहिए कि लोगों की स्वतंत्रता की हिफाजत के लिए सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता को अहम बताते हुए आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्णब गोस्वामी को तत्काल रिहा करने का आदेश दिया। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा, सभी उच्च न्यायालयों को एक संदेश जाना चाहिए कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए वे अधिकार क्षेत्र का उपयोग कर सकते हैं। इससे पहले कोर्ट ने कहा, अगर इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे तो विनाश के रास्ते पर चलेंगे। कोर्ट ने कहा, अगर राज्य सरकारें किसी को निशाना बनाए तो उन्हें ये महसूस होना चाहिए कि हम उसकी हिफाजत करेंगे। कोर्ट के आदेश पर रात 8:30 पर अर्णब को तलोजा जेल से रिहा कर दिया गया। रिहाई के बाद वो खुली कार में प्रशंसकों का अभिवादन करते हुए घर पहुंचे। 2018 के एक आत्महत्या के मामले में रिपब्लिक टीवी के एडिटर अर्णब गोस्वामी को बॉम्बे हाई कोर्ट से तगड़ा झटका दिया गया। अदालत ने अर्णब गोस्वामी को जमानत देने से इनकार कर दिया था। गौरतलब है कि इंटीरियर डिजाइनर अनवय नाइक और उनकी मां कुमुद नाइक की आत्महत्या के मामले में अर्णब गोस्वामी को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। ब्यूरो रिपोर्ट। सितंबर 2018 में तत्कालीन सीजीआई जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की पीठ ने अपने ऐतिहासिक फैसले में आईपीसी की धारा 377 की कानूनी वैधता को खत्म करके आपसी सहमति से 2 समलैंगिकों के बीच बनाए गए संबंध को अपराध मानने से इनकार किया। इस बेंच में जस्टिस चंद्रचूड़ भी शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह दिसंबर 2013 को सुनाए गए अपने फैसले को पलट दिया।
इस मामले में अपनी सहमति वाला अलग से फैसला लिखते हुए जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा था कि ये पुराना और औपनिवेशिक युग का कानून यौन अल्पसंख्यकों को छिपकर डर में और दूसरे दर्जे के नागरिकों के रूप में रखने के लिए मजबूर करता है। – 2018 को समलैंगिकों के हक में बड़ा फैसला सुनाया गया। संविधान पीठ के अन्य सदस्यों में जस्टिस RF नरीमन, जस्टिस AM खानविलकर, जस्टिस धनंजय वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस इंदु मल्होत्रा शामिल थे। उच्चतम न्यायालय की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने एक मत से 158 साल पुरानी भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के उस हिस्से को निरस्त कर दिया जिसके तहत सहमति से परस्पर अप्राकृतिक यौन संबंध अपराध था। उच्चतम न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 377 को असंवैधानिक करार देते हुए इसे गैर आपराधिक ठहराया है। कोर्ट ने अपने ही साल 2013 के फैसले को पलटते हुए धारा 377 की मान्यता रद्द कर दी। संविधान पीठ ने धारा 377 को आंशिक रूप से निरस्त करते हुए कहा कि इससे संविधान में प्रदत्त समता के अधिकार और गरिमा के साथ जीने के अधिकार का उल्लंघन होता है। न्यायालय ने कहा कि जहां तक एकांत में परस्पर सहमति से अप्राकृतिक यौन कृत्य का संबंध है तो ये ना तो नुकसानदेह है और ना ही समाज के लिए संक्रामक है। तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने अप्राकृतिक यौन संबंधों को अपराध के दायरे में रखने वाली धारा 377 के हिस्से को तर्कहीन, सरासर मनमाना और बचाव नहीं किए जाने वाला करार दिया। अब सहमति के साथ अगर समलैंगिक समुदाय के लोग संबंध बनाते हैं तो वो अपराध के दायरे में नहीं आएगा। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने एक मत होकर 5-0 से फैसला दिया है। पीठ ने 4 अलग अलग लेकिन परस्पर सहमति के फैसले सुनाए। संविधान पीठ ने धारा 377 को आंशिक रूप से निरस्त करते हुए इसे संविधान में प्रदत्त समता के अधिकार का उल्लंघन करने वाला करार दिया। पीठ ने 4 अलग अलग परंतु परस्पर सहमति के फैसले सुनाए। इस व्यवस्था में शीर्ष अदालत ने सुरेश कौशल प्रकरण में दी गई अपनी ही व्यवस्था निरस्त कर दी। सुरेश कौशल के मामले में शीर्ष अदालत ने समलैंगिक यौन संबंधों को पुनः अपराध की श्रेणी में शामिल कर दिया था। धारा 377 अप्राकृतिक अपराधों से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि जो कोई भी स्वेच्छा से प्राकृतिक व्यवस्था के विपरीत किसी पुरुष, महिला या पशु के साथ संबंध बनाता है तो उसे उम्र कैद या फिर एक निश्चित अवधि के लिए कैद जो 10 साल तक बढ़ाई जा सकती है की सजा होगी और उसे जुर्माना देना होगा। शीर्ष अदालत ने हालांकि अपनी व्यवस्था में कहा कि धारा 377 में पशुओं और बच्चों से संबंधित अप्राकृतिक यौन संबंध स्थापित करने को अपराध की श्रेणी में रखने वाले प्रावधान यथावत रहेंगे। संविधान पीठ ने नृत्यांगना नवतेज जौहर, पत्रकार सुनील मेहरा, शेफ रितु डालमिया, होटल कारोबारी अमननाथ और केशव सूरी, व्यवसायी आयशा कपूर और IIT के 20 पूर्व और मौजूदा छात्रों की याचिकाओं पर यह फैसला सुनाया। ब्यूरो रिपोर्ट। सितंबर 2018 में तत्कालीन CJI जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की पीठ ने अपने ऐतिहासिक फैसले में IPC की धारा 377 की कानूनी वैधता को खत्म करके आपसी सहमति से 2 समलैंगिकों के बीच बनाए गए संबंध को अपराध मानने से इनकार किया। इस बेंच में जस्टिस चंद्रचूड़ भी शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह दिसंबर 2013 को सुनाए गए अपने फैसले को पलट दिया। इस मामले में अपनी सहमति वाला अलग से फैसला लिखते हुए जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा था कि ये पुराना और औपनिवेशिक युग का कानून यौन अल्पसंख्यकों को छिपकर डर में और दूसरे दर्जे के नागरिकों के रूप में रखने के लिए मजबूर करता है। सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात पर बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भारत में अविवाहित महिलाओं को भी MTP एक्ट के तहत गर्भपात का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भारत में सभी महिलाओं को गर्भपात चुनने का अधिकार है। अदालत ने कहा है कि भारत में अविवाहित महिलाओं को भी MTP एक्ट के तहत गर्भपात कराने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का अर्थ ये है कि अब अविवाहित महिलाओं को भी 24 हफ्ते तक गर्भपात का अधिकार मिल गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी रूल्स के नियम 3B का विस्तार दिया है। सामान्य मामलों में 20 हफ्ते से अधिक और 24 हफ्ते से कम के गर्भ के अबॉर्शन का अधिकार अब तक विवाहित महिलाओं को ही था।
भारत में गर्भपात कानून के तहत विवाहित और अविवाहित महिलाओं में भेद नहीं किया गया है। गर्भपात के उद्देश्य से रेप में वैवाहिक रेप भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने विवाहित और अविवाहित महिलाओं के बीच गर्भपात के अधिकार को मिटाते हुए अपने फैसले में कहा है कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट से अविवाहित महिलाओं को लिव इन रिलेशनशिप से बाहर करना असंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अनुच्छेद 21 के तहत प्रजनन की स्वायत्तता, गरिमा और गोपनीयता का अधिकार एक अविवाहित महिला को ये हक देता है कि वह विवाहित महिला के समान बच्चे को जन्म दे या नहीं। अदालत ने कहा कि 20 से 24 हफ्ते के बीच का गर्भ रखने वाली सिंगल या अविवाहित गर्भवती महिलाओं को गर्भपात करने से रोकना, जबकि विवाहित महिलाओं को ऐसी स्थिति में गर्भपात करने की अनुमति देना संविधान के अनुच्छेद 14 की आत्मा का उल्लंघन होगा। अदालत ने कहा कि किसी कानून का लाभ संकीर्ण पितृसत्तात्मक रूढ़ियों के आधार पर तय नहीं करना चाहिए। इससे कानून की आत्मा ही खत्म हो जाएगी। अदालत ने एमटीपी या मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट की व्याख्या करते हुए कहा कि एक महिला की वैवाहिक स्थिति उससे एक अवांछित गर्भ को खत्म करने के अधिकार को नहीं छीन सकती है। महिला चाहे विवाहित है या फिर अविवाहित, उसे एमटीपी एक्ट के तहत 24 हफ्ते तक के गर्भ का गर्भपात कराने का अधिकार है। अदालत ने कहा कि गर्भपात का उद्देश्य स्थापित करने के लिए रेप में वैवाहिक रेप भी शामिल है। अदालत ने कहा कि आधुनिक समय में कानून इस धारणा को छोड़ रहा है कि विवाह व्यक्तियों के अधिकारों के लिए एक पूर्व शर्त है। एमटीपी अधिनियम को आज की वास्तविकताओं पर विचार करना चाहिए और पुराने मानदंडों से बंधा नहीं होना चाहिए। कानून को स्थिर रहना चाहिए और इसे बदलते हुए सामाजिक परिवेश को ध्यान में रखना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट। तो जस्टिस चंद्रचूड़ का कार्यकाल न्यायपालिका और देश के सामाजिक और राजनीतिक इतिहास के लिए अहम साबित हो सकता है। उनके फैसलों के पैनापन से देश वाकिफ है। 2016 के बाद से जब जस्टिस चंद्रचूड़ सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बने, तब से उदार, संवैधानिक रूप से अहम फैसले देने वाले जजों में वे सबसे प्रमुख रहे हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ ने 200 से अधिक निर्णय दिए हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता अधिकारों के पैरोकार रहे न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ से देश को बहुत उम्मीदें हैं और हम इस बात की उम्मीद कर सकते हैं कि वो इन्हीं उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ आज इंडिया लीगल में इतना ही। नमस्कार।